देखिए आप लोग बोलोगे कि मैम पर्वतमाला का बोल रही है, पर्वतमाला आखिर होता क्या है। अगर एक ही समय में पर्वतों का निर्माण हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, पर्वतमाला कहेंगे। ठीक है, देखिए गंगा और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान क्या होते हैं। इस मैदान में जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है, 1000 से लेकर के 2000 मीटर है। ऊपर लिखित वृत्तांत से पता चलता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक संरचना में महत्वपूर्ण अंतर है। इसके कारण दूसरे पक्ष जैसे कि धरातल और भू आकृति पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भूवैज्ञानिक और भू आकृति प्रक्रियाओं का यहाँ की आकृति एवं उच्चावच पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। देखिए उच्चावच क्या है, उच्चावच बता दें आपको तो उच्चावच धरातल से स्थलाकृति, निचली स्थलाकृति हो या उठी हुई स्थलाकृति हो, उसे क्या कहते हैं, उच्चावच कहते हैं। उच्चावच 3 श्रेणी में होता है। उच्चावच कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, फर्स्ट उच्चावच से किसका निर्माण होता है, महासागर और महाद्वीप का निर्माण होता है। ठीक है, 5 महासागर है और 7 महाद्वीप है। सेकेंड प्रकार के उच्चावच से क्या होता है, सेकेंड प्रकार के उच्चावच जिसको हम लोग अंतर्जातीय बल है, उससे क्या होता है, पहाड़ पर्वत आदि का निर्माण होता है। ठीक है, और तृतीय प्रकार के उच्चावच जिसको बहिर्जात बल कहते हैं, उससे क्या होता है, झील घाटी पुलिन आदि का निर्माण होता है। ठीक है, भू आकृति, भू आकृति क्या है, देखिए हम लोग भारत की भू आकृति को कितने भागों में बांट कर देखा गया है, तो 6 भागों में बांट करके देखा गया है। किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। यानी किसी भी स्थान की भू आकृति जो होती है, भूमि की आकृति, उसकी संरचना यानी उसकी बनावट, वहाँ की विकास की प्रक्रिया आदि की क्या होती है, अवस्था का परिणाम होती है। भारत में धरातलीय भिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में एक बड़े क्षेत्र उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है। इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला है जिसमें अनेक चोटियाँ, सुंदर घाटियाँ व महाखंड है। दक्षिण भारत एक स्थिर परंतु काटा फाटा पठार है। देखिए उत्तर भारत में क्या है, हिमालय है, उसकी प्रमुख चोटियाँ हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में क्या है, दक्षिण भारत में काटा फाटा पठार है जहाँ अपर्दित चट्टानें खंड कगारों की भरमार है। इन दोनों के बीच उत्तर भारत का विशाल मैदान है। यानी यहाँ पे देखिए ये कह क्या रहा है, यहाँ पे क्या है, हिमालय है, ठीक है, घाटियाँ है, यहाँ पे क्या है, पठार है। इन दोनों के बीच में क्या है, भारत की विशाल मैदान है। देखिए जहाँ पे भी मैदानों की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पे निवास स्थान ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, उत्तर भारत के मैदान में ही ज़्यादा जनसंख्या है। जैसे कि आपका बिहार हो गया, यूपी हो गया, है ना, ये सब पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ पे समतल भूमि है, मैदानी क्षेत्र है, तो यहाँ पे निवास स्थान भी क्या है, ज़्यादा है। मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित आकृतियों में बांटा जा सकता है। कितने आकृतियों में बांटा गया है, 6 आकृति में। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं, उत्तर भारत का मैदान प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। देखिए उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ठीक है, इतने भागों में बांटा गया है। अब हम एक एक करके उसको पढ़ते हैं। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं में हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल हैं। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसमें बृहद हिमालय, पार हिमालय, बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय, पार हिमालय, ट्रांस हिमालय जिसको बोलते हैं, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियां हैं। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय की ये श्रेणियां उत्तर पश्चिम से दक्षिण से पूर्व दिशा की ओर फैली हुई है। ठीक है,
दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्र में श्रेणियाँ पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, ये हो गया, यही है पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, इसको मैप को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? K2 गॉडस रेंज जिसको बोला जाता है, ट्रांस हिमालय में है। पामीर का पठार एशिया का क्षेत्र किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को कहा जाता है। यहाँ पे हिंदकुश पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे कुनलुन पर्वत श्रेणी है। माउंट एवरेस्ट यहाँ है जो नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे नामचा बारवा है, आप लोग नाम सुने ही हैं। यहाँ पे कैलाश श्रेणी है जो धर्म के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शिवालिक श्रेणी है। ठीक है, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली है। बृहद हिमालय श्रृंखला जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई इसकी कितनी है? 2500 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण क्या है? जो पर्वत है उसका पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण क्या है? 160 से लेकर के 400 किलोमीटर तक है। ठीक है, जैसे कि मानचित्र से स्पष्ट है कि हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप एवं मध्य पूर्वी एशिया के बीच एक मजबूती लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। क्या भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बता सकते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं? देखिए दोस्तों, पाकिस्तान है, यहाँ पे आएंगे तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार है, यहाँ पे श्रीलंका है। ये सब क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं। ठीक है, चाइना नहीं आएगा। जलोढ़ मैदानों को आगे दो भागों में बांटा जाता है, खादर और बांगर। कहाँ हम लोग हैं? अच्छा ये इधर यहाँ है। जैसे कि हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु जलवायु अपवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। क्या आप सांस्कृतिक क्या है? विभाजक के काम भी हमारा हिमालय करता है। जैसे कि देखिए, हिमालय की बात करें तो हिमालय उत्तर में हम लोग को ठंडे से बचाता है। जो भूमध्य सागर से जो हवाएं चलती है दो भागों में बढ़ जाती है, तिब्बत की तरफ एक चली जाती है और एक इंडिया की तरफ आ जाती है। तो जो तिब्बत की तरफ उधर से जो ठंडी हवाएं आती है वो क्या आता है? उससे हमारा क्या होता है? भारत हमें ठंड से बचाती है इधर की हवाएं से। जब इधर से मानसून चलती है तो यहाँ पे पहाड़ हिमालय रुक कर के भारी बारिश कराती है हमारे भारत में। ठीक है, उत्तर भारत का विशाल मैदान देखते हैं हम लोग। उत्तर भारत का विशाल मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है? 32 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 150 से लेकर के 300 किलोमीटर है। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांटा जाता है। क्या क्या? देखिए, सबसे ऊपर भाबर, ठीक है, फिर तराई और फिर जलोढ़। कभी कभी एग्जाम में क्रम पूछ लेता है, हमें इसको याद रखना है। ठीक है, भाबर, तराई और जलोढ़। जलोढ़ मैदान को आगे दो भागों में बांटा गया है, खादर और बांगर में। देखिए, खादर क्या है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहेंगे और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहेंगे? खादर कहेंगे। क्वेश्चन पूछता है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहेंगे? खादर कहेंगे। और पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहेंगे? बांगर कहेंगे। देखिए, भाबर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपथ के समानांतर फैली हुई है। शिवालिक जैसे कि ये हो गया ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी।
तो इसके दक्षिण में क्या है, जो चौड़ी एक पट्टी इसके समानांतर, उस क्या है, भावर क्षेत्र है, जो 8 से 10 किलोमीटर के पतली पट्टी के रूप में क्या है, फैली हुई है। उसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदी यह भारी जलभार जैसे कि बड़े सैल गुलास जमा कर देती है और कभी कभी इसमें क्या होती है, लुप्त हो जाती है। देखिए, जब हिमालय से नदियाँ निकलती है तो क्या होती है, अपने साथ कंकड़ वगैरह, भारी भारी पत्थर वगैरह ये सब लाती है, अवसाद लाती है, और वह का भावर क्षेत्र में आकर के वहाँ पे जमा कर देती है, और यहाँ पे नदी क्या होती है, लुप्त हो जाती है। और फिर जब उसके हम नीचे आएंगे तो हमें कौन सा क्षेत्र मिलेगा, तराई। तराई क्षेत्र में नदी क्या करती है, बाहर निकलती है, यानी भावर क्षेत्र में जब बाहर से नदियाँ बहती है तो भावर क्षेत्र में आकर के लुप्त हो जाती है और तराई क्षेत्र में बाहर निकल जाती है। भावर क्षेत्र के दक्षिण में तराई की चौड़ी पट्टी 10 से 20 किलोमीटर है। अच्छा, भावर क्षेत्र कितने किलोमीटर के, 8 से 10 किलोमीटर क्षेत्र में भावर क्षेत्र आ जाएगा, और उसके जस्ट नीचे आता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र 10 से 20 किलोमीटर वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे, तराई क्षेत्र कहेंगे। जो ये भावर क्षेत्र में लुप्त नदियाँ होती है वो तराई क्षेत्र में बाहर निकलती है। तराई से दक्षिण में मैदान जो पुराने और नए जलोढ़ से बना होने के कारण बांगर और खादर का, मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो जलोढ़ मिट्टी है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहेंगे और पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहेंगे, बांगर कहेंगे। इस मैदान में नदी प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपर्दनी और निक्षेपण स्थलाकृति जैसे बालू, रोधिका, विसर्प, गोखूर, झीलें, गुम्फित नदियाँ बनाई जाती है। देखिए, गोखूर झील क्या है, झील बता रहे हैं आपको। जैसे कि मान के चलिए एक एक नदी की धारा बह रही है, ठीक है, समझो ये क्या है, नदी की धारा है, समझ लो गंगा नदी बह रही है। तो क्या होता है, ये अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेकर के आती है। एक समय ऐसा आता है कि इसका बोझ नहीं ढो पाती है और अपने मार्ग चेंज कर लेती है, ठीक है, ऐसे ऐसे बहने लगती है। तो बीच वाली जो क्षेत्र होती है इसी को गोखूर झील कहते हैं, यही झील कहलाती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदियों पर बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ ज़्यादातर क्षेत्र में समय समय पर बाढ़ आती रहती है और नदियाँ अपना रास्ता बदलकर गुम्फित वाहिकाएं बनाती रहती है। उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली नदियाँ अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती है, जैसे कि सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा से आप लोग परिचित होंगे। सुंदरवन डेल्टा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम के मिलने से जो डेल्टाओं का निर्माण हुआ है उसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरी वृक्ष है वहाँ पे, जिसके नाम पे उसे सुंदरवन कहा जाता है, ठीक है। सामान्य तौर पर यह एक सपाट मैदान है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, 50 से 100 किलोमीटर है, ठीक है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच क्या होता है, जल विभाजक के कार्य करती है। देखिए, सिंधु नदी है जो कैलाश श्रेणी से निकलती है, ठीक है, और इधर से यमुनोत्री से क्या होता है, जो गंगा नदी है वो गोमुख से निकलती है। तो बीच में क्या हरियाणा है और दिल्ली है, दोनों राज्य क्या होता है, सिंधु और गंगा के बीच में जल विभाजक के कार्य करती है। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के समीप यह नदी दक्षिण की ओर क्या करती है, 90 डिग्री मुड़ जाती है। ये बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के समीप यह नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है। ये उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं जहाँ कई प्रकार की फसलें गेहूँ, चावल, चना, जूट उगाई जाती है, और यहाँ पे क्या होता है, जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा है। अब हम लोग प्रायद्वीपीय पठार को देखेंगे। हम लोगों ने उत्तर भारत के मैदान को देख लिया, हिमालय श्रेणी को देख लिया, प्रायद्वीपीय पठार को देखेंगे। नदियों के मैदान 150 मीटर की ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला काटा फाटा भूखंड है जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है, ठीक है।
प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई कितनी है? 600 से 900 मीटर है, 600 से। उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, अरावली विस्तार, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिरी पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची यानी कार्डमम की पहाड़ियाँ जो केरल में है पहाड़ियाँ प्रायद्वीप पठार की सीमाएं निर्धारित करती है। यानी प्रायद्वीप की पठार कहाँ से कहाँ तक है? देखिए, प्रायद्वीप की पठार जो है वो दिल्ली से लेकर के अरावली, यहाँ पे अरावली सबसे पुराने पर्वत को अरावली कहते हैं। फिर दिल्ली, उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, ठीक है, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ यहाँ है और राजमहल की पहाड़ियाँ से होते हुए यहाँ पे इलायची की पहाड़ियाँ है, क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है इतना दूर। उत्तर पूर्व में शिलोंग तथा जो पूर्व की ओर प्रवाहित नदियों से संबंधित है, परंतु उत्तर पश्चिम में शिलोंग तथा कार्बी एंगलोंग पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। क्वेश्चन कर देगा कि जो कार्बी एंगलोंग का पठार है वो किसका भूखंड है? जो मेघालय में पड़ता है शिलोंग, वो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। प्रायद्वीपीय भारत के अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग। देखिए, जो प्रायद्वीपीय है वो भारत के अनेक पठारों से मिलकर के बना है। हजारीबाग पठार, पलायू पठार, रांची पठार और मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार, कर्नाटक पठार भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है, जिसका निर्माण यहाँ की नदियों की बहाव की दिशा में भी मिलते हैं। देखिए, जो प्रायद्वीपीय पठार है ये क्या होता है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में क्या होता है? कम होती चली जाती है। देखिए, अधिकांश जो नदियाँ हैं वो पूर्व की तरफ ही बहती है, पश्चिम की तरफ कम ही नदियाँ बहती हैं दक्षिण भारत में, ठीक है। जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरती है, जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं जो वो क्या करती है? अपना अधिकांश जो अपना नदियाँ अपना जल विसर्जन कहाँ करती है? बंगाल की खाड़ी में करती है या फिर अरब सागर में करती है। कुछ स्थलाकृतियों के नाम भी बताएं जो पूर्व की ओर प्रवाहित नदियों से संबंधित है, परंतु पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों से संबंधित नहीं है। इस क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों में टॉर, ब्लॉक, पर्वत, भ्रंश घाटियाँ, पर्वत स्कंद, नग्न चट्टानें संरचना, टेकरी, पहाड़ी श्रृंखला और क्वार्टजाइट भित्तियाँ शामिल है, जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल है। इस पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। देखिए, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में और फिर गुजरात में और कुछ मध्य प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी और काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान व निम्नजन भ्रंश तथा विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजरे हैं, क्योंकि वहाँ बार बार भूकंपीय हलचलें होती रहती है। अपनी पुनरावृत्ति भूकंपीय क्रियाओं की क्षेत्रीय भिन्नताएं के कारण ही प्रायद्वीपीय पठार पर धरातलीय विविधताएं पाई जाती है। अच्छा, जो प्रायद्वीपीय पठार है किससे बना है? वो जो प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है, ठीक है। इस पठार के उत्तर पश्चिम भाग में नदी खंड और महाखंड इसके धरातल में को जटिल बनाते हैं। चंबल, भिंड और मोरेना खंड इसके उदाहरण हैं। कौन कौन खंड? चंबल खंड, भिंड खंड और मोरेना खंड इसके उदाहरण हैं। मुख्य ऊंचावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार को 3 भाग में बांटकर हम लोग देख सकते हैं। दक्कन का पठार, मध्य उच्च पठार और उत्तर पूर्वी पठार। दक्कन के पठार, इसके पश्चिम में पश्चिम घाट तो पूर्व में पूर्वी घाट, उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव श्रेणियाँ हैं। देखिए, ये हो गया दक्कन के पठार। तो यहाँ पे बोला जा रहा है पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव श्रेणियाँ शामिल है। पश्चिम घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम से जाना जाता है। ये पश्चिम घाट है, इसको अनेक नाम से जाना जाता है, हमें याद रखना है। महाराष्ट्र में जो है इसके सह्याद्री के नाम से, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
कर्नाटक में और तमिलनाडु में नीलगिरी, केरल में अन्नामलाई और इलायची जिसको कार्डोरम की पहाड़ियाँ कहते हैं, पहाड़ियाँ। देखिए तो हम कर्नाटक में सह्याद्री की पहाड़ियाँ कहते हैं, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को, महाराष्ट्र में कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहते हैं, और केरल में क्या कहते हैं, इलायची या कार्डमम की पहाड़ियाँ कहते हैं। ठीक है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंची और अविरत है, बहुत ऊंची पहाड़ी है। पूर्वी घाट की, पश्चिम घाट की जो पहाड़ियाँ हैं ऊंची है, ऊंची पहाड़ियाँ हैं और औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। उत्तर से, देखिए उत्तर से दक्षिण की तरफ क्या होता है, इसकी ऊंचाई जो है वो बढ़ती चली जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी पूछ देगा कि प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, अनायमुडी है। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अनायमुडी, हमें इसे याद रखना है। 2695 मीटर है, जो पश्चिमी घाट की अनायमाली पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, अनायमुडी है। वो दक्षिण पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियाँ में स्थित है। अनायमुडी कहाँ स्थित है, अन्नामलाई पहाड़ियाँ में स्थित है। और उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, केटू है, और दक्षिण भारत के क्या है, अन्नामलाई है। ठीक है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा और यह नीलगिरी पहाड़ी में है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है, डोडा बेटा है और ये नीलगिरी पहाड़ी में है। हमें इसको याद रखना ही रखना है। देखिए प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है, जो पश्चिमी घाट के अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जो नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियाँ की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है। ठीक है। जितनी भी नदी निकलती है दक्षिण भारत की, ज़्यादातर क्या होती है, पश्चिमी घाट से निकलती है। पूर्वी घाट अवतरित नहीं है और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों का द्वारा अपरदित है। यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियाँ हैं। ठीक है। यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियों को देखते हैं। जवादी पहाड़ियाँ, पालकोंडा, नल्लामला, ये सब क्या आंध्र प्रदेश में है। जवादी, पालकोंडा, नल्लामला पहाड़ियाँ महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ है। पूर्व और पश्चिम घाट नीलगिरी पहाड़ियों को आपस में मिलाती है। पूछता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि दक्षिण भारत में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कौन पहाड़ी मिलाती है, तो नीलगिरी पहाड़ी मिलाती है। दक्षिण घाट को पश्चिम घाट से कौन सी पहाड़ी मिलाती है, तो नीलगिरी पहाड़ी मिलाती है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मध्य उच्च भूभाग। पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। इसके दक्षिण में सतपुरा पर्वत उच्छित पठार की श्रेणियों में बना है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 600 से लेकर के 900 मीटर है। ये दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाती है। मध्य उच्च भूमि अरावली श्रेणी अवशिष्ट पर्वतों की उत्कृष्ट उदाहरण है, जो कि काफ़ी हद तक अपरदित है। किसके बारे में हो रहा है, अरावली पर्वत के बारे में हो रहा है। और इसकी श्रृंखला क्या है, टूटी है। प्रायद्वीपीय पठार की इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है, जहाँ ये औंधर्य रेत के डिब्बों और चपाकार रेतीलों से ढके हैं। अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है और कायांतरित चट्टानों जैसे संगमरमर, स्लेट, नाइस की उपस्थिति इसका प्रमाण है। ठीक है। समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई कितनी है, 700 से 1000 के बीच है, मीटर के बीच है। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियाँ विंध्याचल और कैमूर श्रेणी से निकलती है। यमुना नदी जो है उसकी जो सहायक नदी अधिकतर कहाँ से निकलती है, कैमूर और विंध्याचल श्रेणी से। देखिए बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है, जो पश्चिम से अरावली से निकलती है। पूछ देगा कि चंबल की वो कौन सी एक सहायक नदी है जो पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है, तो क्या है, बनास है। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियाँ तक है।
जिसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर का पठार खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। उत्तर पूर्वी पठार वास्तव में यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तारित भाग है। यह माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियाँ और मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से अलग हो गया था। बाद में यह नदी द्वारा जमा किए गए जलोढ़ द्वारा पाट दिए गए। आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग थलग है। इसमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। यानी मेघालय के पठार को वहाँ की जो जनजातियाँ निवास करती है उन्हीं के नाम पर बांटा गया है। गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है। क्या है? गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। असम की कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ भी इसी का विस्तार है। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय के पठार भी कोयला, लोहा, सिलिमेनाइट, चूने के पत्थर, यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। मानसून हम कहाँ है? मेघालय में, चिरापुंजी में, जहाँ पे अधिक वर्षा होती है। परिणाम स्वरूप मेघालय का पठार और एक अति अपरदित भूतल है। चिरापुंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होता है। और भारत के मरुस्थल की बात करते हैं। मरुस्थल किसे कहते हैं? यानी मरु हुई भूमि, जहाँ पे बालू वगैरह रहता है, ज़्यादा खेती नहीं की जा सकती है, जहाँ की उर्वरा शक्ति क्या होती है? नष्ट होती है भूमि की, उसे क्या कहते हैं? मरुस्थल क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। विशाल भारत की मरुस्थली अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्वी में स्थित है। यह एक उबड़ खाबड़ भूतल है जिस पर बहुत से अंधेरे रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। देखिए, आप लोग अरावली श्रेणी कहाँ है? यहाँ है, राजस्थान की ये बातें हो रही है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से भी कम होती है और परिणाम स्वरूप ये शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र। यहाँ पे ये सूखा क्षेत्र और यहाँ पे वनस्पति नहीं होती। मरुस्थल क्षेत्र में वनस्पति जो भी होगी, जैसे कि कटीला वन पाया जाता है बालू वाला क्षेत्र में, क्योंकि उन्हें पानी की आवश्यकता कम होती है। वो अपने पानी को कहाँ स्टोर रखते हैं? अपने टहनियों में क्या होते हैं? अपने में स्टोर रहते हैं। ठीक है। क्योंकि उनको नीचे जड़ से क्या होती है? पानी नहीं पे मिल पाती है। इन्हीं स्थलाकृतियों के कारण इसे मरुभूमि कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे शुष्क क्षेत्र है, वनस्पति रहित है, इसलिए इसे हमको क्या कहते हैं? इसे मरुभूमि कहते हैं। ठीक है। यह माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। इसकी पुष्टि अकाल में स्थित कास्ट जीवाश्म पार्क में उपलब्ध प्रमाणों तथा जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास के समुद्री निक्षेपों से होती है। यद्यपि इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, तथापि अत्यंत शुष्क दिशाओं के कारण इसकी धरातलीय आकृतियाँ भौतिक अपक्षय और पवन क्रिया द्वारा निर्मित है। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियाँ स्थानांतरित रेतीले टीले छत्रक चट्टानें मरु उद्यान में हैं। ढाल के आधार पर मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है। सिंध की ओर ढाल के स्तर कितने भागों में बांटा गया? 2। सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग और कच्छ के रण की ओर ढाल वाला दक्षिण भाग। यहाँ की अधिकतर नदियाँ अल्पकालिक होती है। ठीक है। यानी कि अल्पकालिक नदी का अर्थ हुआ कि कम समय के लिए। मरुस्थल के दक्षिण भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण है। लूनी नदी से आप लोग परिचित होंगे, जो कच्छ के रण में जाकर के लुप्त हो जाती है। अल्प वृष्टि में बहुत अधिक वाष्पीकरण की वजह से इस प्रदेश में हमेशा जल घटा रहता है। कुछ नदियाँ थोड़ी दूरी तय करने के बाद मरुस्थल क्षेत्र में क्या होती है? लुप्त हो जाती है। यह अंतःस्थलीय अफवाह का उदाहरण है। यानी स्थल के अंदर अफवाह होती है और अंदर ही लुप्त हो जाती है, उसको अंतःस्थलीय अफवाह कहा जाता है। ठीक है। जहाँ नदियाँ झील या पलाया में मिल जाती हैं। उदाहरण के लिए इन पलाया झीलों का जल खरा होता है और जिसमें नमक बनाया जाता है। तटीय मैदान देख लेते हैं। अब पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत की तटरेखा बहुत लंबी है।
स्थिर और सक्रिय भूआकृति प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदान को दो भागों में बांटा जाता है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान के उदाहरण है। ठीक है, ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारका, जो किसी समय पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर स्थित था, पानी में डूब चुका है। तो जो द्वारका है, बोला जाता है कि वो पश्चिमी तट पर स्थित था, अब क्या हो, पानी में, समुद्र में डूब गया है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय एक संकीर्ण पट्टी है और पत्तनों एवं बंदरगाहों विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रदान करती है। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में कंडला, कौन कौन से बंदरगाह है, कंडला, मझगांव, JLN, नवासा, सेवा, मार्मोगांव, मैंगलोर, कोचीन शामिल है। ठीक है, ये क्या है, बंदरगाह है पश्चिमी घाट की। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। गुजरात का कच्छ और कटिहार तट, देखिए जो पश्चिमी घाट की तटीय है उसको निम्न नामों से जाना जाता है। जैसे कि पहाड़ को जाना जाता था, जैसे कि महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते थे, कर्नाटक और तमिलनाडु में उसे क्या कहा जाता था, और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं आपको, कार्डमम कहते थे केरल में, वैसा ही इसका भी नाम है। कर्नाटक में और तमिलनाडु में नीलगिरी कहा जाता था, वैसे ही इसका भी नाम है। तट का नाम क्या है, गुजरात में कच्छ का, गुजरात के कच्छ और कटिहार तट। गुजरात में कितने तट है, दो, एक कच्छ का तट और एक कटिहार तट है। महाराष्ट्र में कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण और गोवा तट, महाराष्ट्र का कोंकण और गोवा तट। कर्नाटक तक केरल में क्रमशः मालाबार तट, कर्नाटक और केरल में क्या, मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है, परंतु उत्तर और उत्तर दक्षिण में चौड़ी है। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि नदी भ्रंश घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी को बढ़ने का काम करती है, जिसके कारण वो क्या होता है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। मालाबार तट की विशेषताएं, विशेष स्थलाकृतिक कयाल, जिसे मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। कयाल केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नवाम काली यानी नौका दौड़ का आयोजन पुन्नामद्दा कयाल में किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केरल अब पूछ देगा कि नेहरू ट्रॉफी वलाम काली यानी नौका दौड़ का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो केरल के पुन्नामद्दा कयाल में किया जाता है। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वीय तटीय मैदान चौड़ा और उभरे हुए तट का उदाहरण है। पूर्व की ओर बहने वाली नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ यहाँ लंबे लंबे डेल्टा बनाती है, क्योंकि ये अपने साथ अवसाद लेकर के जाती है। डेल्टा, आप लोग डेल्टा किसे कहते हैं, जैसे कि ये नदियाँ हैं, यहाँ से अपने साथ अवसाद लेकर के जाती हैं और यहाँ पे जमा करती है और बहुत सारे पार्टों में विभक्त हो जाती है, यानी समुद्र में गिरने से पहले ये अपना पूरा औसत यहाँ पे छोड़ देती है, उसे क्या डेल्टा कहते हैं। ठीक है, इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी का डेल्टा शामिल है। उभरा तट होने के कारण यहाँ पतन और पोताश्रय कम है, यानी यहाँ पे बंदरगाह कम है क्योंकि यहाँ का तट उभरा हुआ है। यहाँ इस घाटी में बंदरगाह ज़्यादा है, जहाज रुकने वाला। यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पत्तनों और पोताश्रयों का विकास मुश्किल है। पूर्वी तट के कुछ पत्तनों के नाम बताइए। ठीक है, बोल रहा है विशाखापत्तनम, जैसे कि द्वीप समूह को देखते हैं। भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में। ठीक है, द्वीप, अब बोलोगे कि मैम द्वीप क्या है, ऐसा स्थल जो चारों तरफ से क्या हो, पानी से घिरा हो, उसे द्वीप कहते हैं। ठीक है, और आप बोलोगे मैम प्रायद्वीप क्या है, ऐसा स्थल जो तीन तरफ से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं, और चारों तरफ से जल से घिरा उसे क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। ठीक है, भारत में कितने प्रमुख द्वीप है, दो, बंगाल की खाड़ी में और एक दूसरा है अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में के द्वीप समूह
में कितना है 572 द्वीप है। जो बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है उसमें कितने हैं 572 द्वीप है। ये 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से लेकर के 94 डिग्री पूर्व के बीच स्थित है। रिची द्वीप समूह और लवरिंथ द्वीप समूह यहाँ के 2 प्रमुख द्वीप है। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। देखिए जो हम लोग पर्वत पढ़ते थे उसी का हिस्सा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से जुड़ी हुई है। बैरन आइलैंड नामक भारत की एकमात्र जीवंत यानी सक्रिय ज्वालामुखी है जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पूछ देगा कि बैरन ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो भारत में। कहाँ स्थित है, तो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और ये क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह द्वीप असंगठित कंकड़ पत्थर और गोलाश्मों से बना हुआ है। इन द्वीपों की अच्छा देखिए चोटी इनकी बात करते हैं। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी माउंट डिओवली, मध्य अंडमान के माउंट क्योबी और सबसे निचले निकोबार का दक्षिणी अंडमान को माउथ थुल्लर है इसकी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है। इस द्वीप समूह के पर्वत की चोटियों में सैंडल चोटी उत्तरी अंडमान में है, माउंट डियावली मध्य अंडमान में है, माउंट कोयोबो अंडमान में है और माउंट थुल्लर क्या है, निकोबार में है। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट थुल्लर है। ठीक है। पश्चिमी तट के साथ कुछ प्रवाल निक्षेप तथा खूबसूरत पुलीन है। यहाँ स्थित द्वीपों पर संवहनीय वर्षा होती है और भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पति उगती है। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मनिकाय द्वीप शामिल है। पूछ देगा लक्षद्वीप और मनिकाय द्वीप कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में नहीं बोलना है, अरब सागर में, क्योंकि अरब सागर के द्वीप है मनिकाय और लक्षद्वीप। ये द्वीप 80 डिग्री उत्तर से लेकर के 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से लेकर के 74 डिग्री पूर्व के बीच बिखरे हुए हैं। ये केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर स्थित है। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना हुआ है। यहाँ 36 द्वीप है। कितना द्वीप है, कहाँ पे, लक्षद्वीप और मनिकाय। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है, 36 द्वीप है। इसमें 11 पर मानव आवास करता है। ठीक है, 11 पे यानी मानव आवास करता है। मनिकाय सबसे बड़ा द्वीप है, इसका क्षेत्रफल है 453 वर्ग किलोमीटर। पूरा द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बांटा जाता है। यानी लक्षद्वीप मनिकाय, जो लक्षद्वीप है और मनिकाय से कितने डिग्री चैनल के द्वारा बांटा जाता है, 10 डिग्री चैनल के द्वारा बांटा जाता है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कनानोरे द्वीप। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलीन है जिस पर अवध गुटिकाएँ, शिलिंग, गुलास्मिकाएँ तथा गुलास्म पूर्वी समुद्र तट पाए जाते हैं। ठीक है। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है, यानी अंडमान और निकोबार किसके द्वारा अलग होता है, तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अलग होता है। ठीक है। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी में स्थित है। डोडा बेटा जो चोटी है वो कहाँ पे स्थित है, बताइए, नीलगिरी में। ठीक है। आगे प्रश्न दिया है, देख लीजिए आप लोग प्रश्न को। चलिए दोस्तों ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 3 लेकर के आएंगे। जो भी इसमें समझ में नहीं आया हो कमेंट बॉक्स में आप उसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका उत्तर दे दूँगी। धन्यवाद।